हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए लेक्चर है जिसमें हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का जो टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको डिस्कस किया था और आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और ये सांद्रता प्रवणता की दिशा में मॉलिक्यूल से आयन्स का आवागमन करते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ। हमें यहाँ 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट, it requires metabolic energy of the cell। metabolic energy means सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगी। दूसरी चीज़ है इट इज़ मीडिएटेड बाय कैरियर प्रोटीन्स। सिंपल डिफ्यूज़न की तरह यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ये ज़रूरी है कि कोई प्रोटीन हो, उस प्रोटीन को हम बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। तीसरा, चूँकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ, इसलिए सांद्रता प्रवणता के विपरीत मॉलिक्यूल से आयन का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर मूव्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल का इनसाइड है, ये सेल का आउटसाइड है, तो किसी मॉलिक्यूल की मान लें कि यहाँ पर सांद्रता बहुत कम है और यहाँ पे सांद्रता बहुत ज़्यादा है, फिर भी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ मॉलिक्यूल का या आयन का एंट्रेंस होगा, आवागमन होगा। यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, एनर्जी की आवश्यकता होगी ही होगी। तो हमें ये 3 बातें ध्यान रखनी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी, दूसरा किसी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी और तीसरा कि यहाँ पे सांद्रता प्रवणता के विपरीत मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट कपल्स डायरेक्टली विद द मेटाबॉलिक एनर्जी। ये डायरेक्टली उपापचयी ऊर्जा से जुड़ा होता है। विथ मेटाबॉलिक एनर्जी, जैसे एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी का मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करके इन्होंने एनर्जी प्राप्त कर ली, एग्जाम्पल के तौर पे। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम आयन का जो सेल के अंदर बाहर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है, यानी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट। ये इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है और इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर यूज़ हो रहा है उसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की और यहाँ पर हमने एक ट्रांसपोर्टर बनाया है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये ट्रांसपोर्टर का नाम है। ट्रांसपोर्टर मीन्स जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में सहायक है, उस वो भी कौन सा ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सहायक है,
इस प्रोटीन का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इट इज़ अ ट्रांसपोर्टर एंड व्हाट इज इट्स नेम? सोडियम पोटेशियम एटीपेज। हम देखेंगे अभी कि ये किस प्रकार आयन का ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक एटीपी मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइसिस से 3 मॉलिक्यूल सोडियम के सेल के बाहर भेजता है। 3 मॉलिक्यूल सोडियम के 3 आयन सोडियम के बाहर भेजेगा सेल के बाहर, और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर एंटर करवाएगा सेल के अंदर। वैसे तो सोडियम की जो अमाउंट है वो बाहर ज़्यादा होती है और अंदर कम होती है, फिर भी यह सोडियम के 3 आयंस को बाहर जाने देगा मेटाबॉलिक एनर्जी को यूज़ करके। और मेटाबॉलिक एनर्जी किस फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में है। इस प्रकार जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये सोडियम और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा हम देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह ये एटीपी वाली एनर्जी यूज़ नहीं होगी। इसके लिए एक दूसरे टाइप की एनर्जी का यूज़ होता है यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी विद्युत रासायनिक प्रवणता से रिलीज होती है। ग्रेडियंट ऑफ आयंस मीन्स जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ आयन कम मात्रा में है और यहाँ पर अधिक मात्रा में है, तो यहाँ से आयन इधर की तरफ पंप्ड कर दिए जाते हैं कम से अधिक की तरफ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है यहाँ पे। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी विद्युत रासायनिक प्रवणता के बनने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज़ इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप है, फर्स्ट सिम्पोर्ट और दूसरा एंटीपोर्ट। तो हम एक एक करके सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को देखते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप पढ़ेंगे, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट को को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और दूसरा है एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में 2 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टर के माध्यम से एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, एक ही दिशा में। ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये 2 मॉलिक्यूल सिम्पोर्ट वाले ट्रांसपोर्ट में एक ही डायरेक्शन में यानी सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। लेकिन एंटीपोर्ट में इसका उल्टा होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से अंदर आएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल या आयन सेल के अंदर से बाहर जाएगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स या आयंस का ट्रांसपोर्ट एंटीपोर्ट में होता है, जबकि सिम्पोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्टर के माध्यम से मॉलिक्यूल्स या आयंस का जो प्रवेश है वो एक ही दिशा में होता है, जैसे यहाँ हो रहा है। हम अब एग्जाम्पल लेते हैं सिम्पोर्ट का। फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात करें। हम फर्स्ट ट्रांसपोर्टर की बात करें जो कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ये ट्रांसपोर्टर सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है एक ही साथ में। जैसे हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सोडियम मॉलिक्यूल सांद्रता प्रवणता की दिशा में ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ सेल के अंदर आएगा। ये सेल का इनसाइड है। बट ये सोडियम आयन जब अंदर एंटर करता है तो ये ग्लूकोज को भी साथ में एंटर करवा देता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी साथ में ये अंदर ले आता है, जबकि ग्लूकोज की जो सांद्रता है वो बाहर कम थी और अंदर अधिक थी, यानी यहाँ पे सांद्रता प्रवणता के विपरीत ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र इस सोडियम के साथ में हो जाता है। यानी ये मॉलिक्यूल अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आया और ये मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आया।
ये तो हो गया सिम्पोर्ट का पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड। सोडियम अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर भी पहले वाले ट्रांसपोर्टर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की तरह ही है, बस यहाँ पर अमाइनो एसिड की जगह ग्लूकोज की जगह हमें अमाइनो एसिड को रखना है। सेम कंडीशन है, सोडियम अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आएगा, उसके साथ में अमीनो अम्लों को, जहाँ अमीनो अम्ल की सांद्रता यहाँ कम है, यहाँ से ये अधिक सांद्रता, अमीनो एसिड की सांद्रता सेल के अंदर अधिक है, तो अमीनो एसिड को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ ले आएगा। तो ये दो टाइप हो गए सिम्पोर्ट के। अब हम पढ़ते हैं एंटीपोर्ट को। एंटीपोर्ट में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स तो दो आ रहे हैं, बट वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। एक मॉलिक्यूल या आयन अंदर एंटर करेगा सेल के, तो दूसरे को ये ट्रांसपोर्टर बाहर भेज देगा। एग्जाम्पल है सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर। सोडियम बाहर से अंदर एंटर कर जाता है, उसी के साथ कैल्शियम को ये ट्रांसपोर्टर बाहर भेज देता है। इस प्रकार एंटीपोर्ट यानी उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं इसी चार्ट को। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट दो टाइप से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूज़न के माध्यम से भी हो सकता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के माध्यम से भी हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो पहला टाइप है सिंपल डिफ्यूज़न, इस दौरान सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लिपिड वाले पोर्शन से ट्रांसफ़र होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, जो कि उस लिपिड लेयर में आराम से डिज़ोल्व हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे गैसेस हैं, वाटर है, क्योंकि वाटर अनचार्ज होता है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है, या कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन है, या कोई स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं वो भी लिपिड बाइलेयर के लिपिड पोर्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसी से ट्रांसफ़र होते हैं सेल के अंदर। दूसरा टाइप है सिंपल डिफ्यूज़न पैसिव ट्रांसपोर्ट का। सिंपल डिफ्यूज़न में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन पार्ट में से ट्रांसपोर्ट होगा कोई मॉलिक्यूल या आयन का। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पर भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मॉलिक्यूल या आयन जाएंगे। ये भी दो टाइप के हैं। कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन में कोई भी प्रोटीन के ऊपर कोई मॉलिक्यूल अटैच होता है तो उस अटैचमेंट से उस प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, और वो जो प्रोटीन है वो इस तरीके से इसका विन्यास हो जाता है कि वो मॉलिक्यूल को जो अटैच हुआ है उसको सेल के अंदर छोड़ दे। इस प्रकार ये ट्रांसपोर्ट करता है कैरियर प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल है ग्लूट ट्रांसपोर्टर। ग्लूट ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। दूसरा चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ओपन छिद्र, खुले छिद्र का निर्माण कर लेते हैं, और उन छिद्रों के माध्यम से मॉलिक्यूल्स या आयंस अंदर एंटर करते हैं। इसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट, आयंस, न्यूक्लियोसाइड्स और कोई पोलर जो मॉलिक्यूल है, जो चार्ज है, वो इसके माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। ये आयंस का ट्रांसफ़र करें चैनल प्रोटीन्स तो उनको हम आयन चैनल्स बोलेंगे। ये भी दो टाइप के हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और दूसरा है लिगेंड गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में गेट तो वैसे क्लोज रहता है, बट मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अगर चेंज हो जाए तो वो आयन चैनल का गेट ओपन हो जाएगा और पर्टिकुलर जो आयन है वो अंदर एंटर कर जाएगा। उसी प्रकार जो आयन चैनल का दूसरा जो टाइप है लिगेंड गेटेड आयन चैनल, उसमें कोई लिगेंड यानी कोई आने वाला मॉलिक्यूल या आयन को ही हम लिगेंड बोलेंगे। वो लिगेंड आयन चैनल पे जब टच होता है तो वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा आयन चैनल, इसीलिए उस आयन चैनल को हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल बोल रहे हैं। और ओपन होने की वजह से वो लिगेंड आराम से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन पार्ट में से अंदर एंटर कर जाएगा और सेल में पहुंच जाएगा।
दूसरा टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये मेटाबॉलिक एनर्जी होती है जो कि एटीपी के रूप में हो सकती है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से रिलीज होने वाली एनर्जी हो सकती है। ये दो टाइप के हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी हाइड्रोलाइज होकर एनर्जी प्रदान करता है और इसकी वजह से कोई आयंस का ट्रांसफ़र सेल के अंदर या बाहर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम पोटेशियम एटीपीज जो मोस्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके ऊपर लगे हुए होते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीज एक ट्रांसपोर्टर है। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से तो एनर्जी नहीं लेते, बट ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो आयन के मूवमेंट से बनता है उससे रिलीज हुई एनर्जी को यूज़ करते हैं। और ये भी दो टाइप के हैं, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, जिनको हमने अभी पढ़ा। सिम्पोर्ट में एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराएगा, कोई भी दो मॉलिक्यूल को, और एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल अगर अंदर जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहाँ पर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है इसकी रेट सिंपल डिफ्यूज़न की तुलना में ज़्यादा होती है। यहाँ पर कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन से भी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें भी चैनल प्रोटीन से होने वाले रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कैरियर प्रोटीन की तुलना में तेज़ होगा। तो ये सब था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।